वेलकम बैक गाइस। आज हम क्लास 12 बायोलॉजी के चैप्टर 16 का पार्ट 3 पढ़ेंगे। तो इससे पहले हमने पढ़ा था एयर पॉल्यूशन के बारे में। अब हमें पढ़ना है वाटर पॉल्यूशन के बारे में। वाटर पॉल्यूशन एंड इट्स कंट्रोल। ठीक है। ह्यूमन बीइंग हैज बीन एब्यूजिंग द वाटर बॉडीज अराउंड द वर्ल्ड बाय डिस्पोजिंग इनटू देम ऑल काइंड ऑफ वेस्ट। तो पूरी दुनिया में जो ह्यूमन बीइंग है वो क्या कर रहा है, जो वाटर बॉडीज है उसको अब्यूज कर रहा है, मतलब उसको पॉल्यूट कर रहा है। अब कैसे पॉल्यूट कर रहा है? बहुत सारे डिपॉजिट्स को डाल के, मतलब बहुत सारा जो वेस्ट मटेरियल है उसको सीधे किस में डाल देता है, वो पानी में। ठीक है। We tend to believe that water can wash away everything, not taking cognization of the fact that the water bodies are our lifeline as well as that of all other living organisms. अब देखो यहाँ पे हमें क्या लगता है कि पानी जो है वो हर चीज को वॉश कर देता है, मतलब पानी का इस्तेमाल हम हर चीज को साफ करने के लिए करते हैं। बट लेकिन हम ये चीज भूल जाते हैं कि जो वाटर बॉडीज है वो हमारी लाइफ लाइन भी है। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है क्या है, सबको पानी की तो जरूरत है ही जिंदा रहने के लिए। तो पानी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं सफाई के लिए, जिसकी वजह से पानी क्या हो जा रहा है, गंदा। और उससे फिर हमें क्या हो रही है, प्रॉब्लम। ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को। ओके। ड्यू टू सच एक्टिविटीज ऑफ ह्यूमन काइंड द पॉन्ड, लेक्स, स्ट्रीम्स, इसके बाद है rivers, estuaries and oceans are becoming polluted in several parts of the world. तो जितने भी ये वाटर बॉडीज है ये पॉल्यूट हो रही है इस वजह से। Realizing the importance of maintaining the cleanness of the water bodies, the government of India has passed the Water Prevention and Control of Pollution Act 1974 to safeguard our water resources. तो जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है उसने यहाँ पे क्या है, पास किया है एक एक्ट को, जो क्या है, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। इसलिए पास किया गया ताकि जो हमारे वाटर रिजर्व हैं वो सेफ रह सके, मतलब वो पॉल्यूट ना हो सके। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है डोमेस्टिक सीवेज एंड इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स की। ठीक है, तो सीवेज क्या होता है? सीवेज होता है वेस्ट वाटर। तो जो घरों में वेस्ट वाटर बन जाता है, जैसे कपड़े धो के बनता है, ठीक है, या फिर और भी जो चीजों से जो वेस्ट वाटर बनता है घर में, उसको बोलते हैं डोमेस्टिक सीवेज। और इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट क्या होता है? इंडस्ट्री में जो वो गंदा पानी निकलता है उसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट। ठीक है। एज वी वर्क विद वाटर इन आवर होम्स, इन द सिटीज एंड टाउन, अब आपको पता है वाटर तो हर जगह इस्तेमाल होता है। वी वॉश एवरीथिंग इनटू ड्रेन, हम क्या करते हैं, हर चीज को ना ड्रेन में वॉश कर देते हैं। ड्रेन मतलब नालियां, है ना। तो घरों में नालियां रहती है, उसके अलावा टाउन्स हो गई, सिटीज हो गई, हर जगह पे नालियां हैं जिनमें हम पानी को डाल देते हैं। हैव यू एवर वंडर्ड वेयर द सीवेज दैट कम आउट ऑफ आवर होम गोज? तो हमारे घर से तो ये सीवेज चले गया, बट एक्चुअली ये जाता कहाँ है ना। व्हाट हैपेंड इन विलेज? विलेज में क्या होता है, ये जो पानी जो घरों से निकलता है इसका, इज द सीवेज ट्रीटेड बिफोर बीइंग ट्रांसपोर्टेड टू द नियरेस्ट रिवर एंड मिक्स विद इट? क्या जो घरों से जो सीवेज निकल रहा है, या जो भी गंदा पानी निकल रहा है ना, क्या उसको हम पहले ट्रीट करते हैं, क्या उसकी पहले सफाई करते हैं, या डायरेक्टली हम उसको रिवर में ऐसे ही डाल देते हैं? ये क्वेश्चन वो पूछ रहा है। A mere 0.1% impurities make domestic sewage unfit for human use. अगर डोमेस्टिक सीवेज में 0.1% भी इम्प्यूरिटी होगी तो वो अनफिट हो जाएगी ह्यूमन यूज के लिए। ह्यूमन उसको यूज नहीं कर सकता। अगर यूज करेगा तो उससे क्या होगा, डिजीजेस वगैरह होने का खतरा है। यू हैव रीड अबाउट सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इन चैप्टर 10। तो चैप्टर 10 में आपने पढ़ा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में। ठीक है, इसका वीडियो आपको आई बटन में मिल जाएगा, मैं वहां पे उसको डाल दूंगा। सॉलिड्स आर रिलेटिवली इजी टू रिमूव। अब जो सॉलिड होते हैं वो क्या होते हैं, इजी होते हैं रिमूव करने के लिए। ठीक है। व्हाट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू रिमूव आर? सबसे ज्यादा डिफिकल्ट क्या है, मतलब किसको रिमूव करना सबसे मुश्किल है, वो है हमारे हाँ, हमारे क्या, डिजॉल्व्ड सॉल्ट्स सच एज नाइट्रेट्स, फॉस्फेट एंड अदर न्यूट्रिएंट्स एंड टॉक्सिक मेटल आयंस एंड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ठीक है, इनको रिमूव करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। अब एक चीज हम पहले ऊपर देख लेते हैं उस फिगर को। तो देखो यहाँ पे क्या है, फिगर 16.2 में कंपोजिशन ऑफ वेस्ट वाटर। तो वेस्ट वाटर में ये जैसे 0.1% इम्प्यूरिटी है। ये क्या इम्प्यूरिटी हो सकती है, सस्पेंडेड सॉलिड, जिसमें सैंड, सिल्ट्स और क्ले आ सकती है। फिर कोलॉइडल मटेरियल में फीकल मैटर, ठीक है, बैक्टीरियल, फिर क्लॉथ एंड पेपर फाइबर्स आ सकते हैं। डिजॉल्व मटेरियल में क्या आ सकता है, न्यूट्रिएंट्स जैसे कि नाइट्रेट्स, अमोनिया, फॉस्फेट, सोडियम एंड कैल्शियम। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। अब देखो,
डोमेस्टिक सीवेज प्राइमरली कंटेन बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। तो जो डोमेस्टिक घरों से जो सीवेज निकलता है उसमें जनरली क्या होता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। बायोडिग्रेडेबल का मतलब क्या है कि जो इजीली माइक्रो ऑर्गेनिज्म की मदद से डिग्रेड हो जाता है, मतलब खत्म हो जाता है। ठीक है, जैसे होता है ना, दो टाइप के वेस्ट होते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल तो क्या होता है, जो कि खत्म हो जाता है माइक्रोब्स की मदद से, बट नॉन बायोडिग्रेडेबल खत्म नहीं होता है जल्दी से। ठीक है, तो देखो डोमेस्टिक सीवेज में क्या रहता है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर रहता है विच रेडिली डिकम्पोज। ये डिकम्पोज हो सकता है किसकी वजह से, थैंक्स टू बैक्टीरिया एंड अदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म विच कैन मल्टीप्लाई यूजिंग दीज ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस एज सबस्ट्रेट एंड हेंस यूटिलाइज सम ऑफ द कंपोनेंट्स ऑफ सीवेज। ठीक है, इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे डोमेस्टिक सीवेज है, ठीक है, ये डोमेस्टिक सीवेज हमने मान लो एक ऐसे करके टैंक में डाल दिया। ठीक है, इस टैंक के अंदर हमने डोमेस्टिक सीवेज डाल दिया। अब इस डोमेस्टिक सीवेज में क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं। ठीक है, तो इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कौन कंज्यूम करता है, इसको कंज्यूम करते हैं माइक्रोब्स। ठीक है, माइक्रोब्स जैसे कि यहाँ पे बैक्टीरिया हैं। ठीक है, जनरली बैक्टीरिया है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, ये बैक्टीरिया इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करते हैं, मतलब इसको खाते हैं। ठीक है, यूटिलाइज करते हैं और फिर ग्रो करते हैं। तो बैक्टीरिया को क्या मिल गया, बैक्टीरिया को मिल गया उसका यहाँ पे फूड, जिसको वो खा के क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है, अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा है। और इससे फायदा क्या हो रहा, इससे फायदा ये हो रहा कि जो डोमेस्टिक सीवेज है उसमें इसका बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा है। और कम क्यों हो रहा है, क्योंकि बैक्टीरिया इसको यूटिलाइज कर रहा है। सिंपल है। ठीक है, इट इज पॉसिबल टू एस्टिमेट द अमाउंट ऑफ biodegradable organic matter in sewage water by measuring biochemical oxygen demand BOD। ये इंपॉर्टेंट है। अब देखो आपको क्या करना है, जैसे कोई भी सीवेज है, ठीक है, सीवेज वाटर, उस सीवेज वाटर में आपको पता करना है कि बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर कितना है ना, उसका अमाउंट कितना है। तो उसको पता आप कैसे कर सकते हो, बाय मेजरिंग बीओडी। अब इसको समझेंगे, ठीक है, इसको अच्छे से समझेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो देखो सबसे पहले अपने को समझना है कि बीओडी होता क्या है। ठीक है, बीओडी की फुल फॉर्म क्या है, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब इसको समझते हैं। अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, बीओडी क्या है, अ मेजर ऑफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायर्ड टू रिमूव वेस्ट ऑर्गेनिक मैटर फ्रॉम वाटर इन द प्रोसेस ऑफ डिकम्पोजिशन बाय एरोबिक बैक्टीरिया। अब देखो इसको समझो, जो हमारे पास सीवेज है, उस सीवेज के अंदर क्या है, उस सीवेज के अंदर है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, और इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कौन कंज्यूम कर रहा है, बैक्टीरिया। ठीक है, कौन से बैक्टीरिया, एरोबिक बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर रहे हैं, उसको खा रहे हैं, और फिर ये बैक्टीरिया ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, तो जब ये बैक्टीरिया इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहे हैं तो उस टाइम पे उनको क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन चाहिए होती है। बात समझ रहे हो, देखो जैसे ये एक बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, ठीक है, इस पे बैक्टीरिया काम करेगा। ठीक है, बैक्टीरिया इसको क्या कर रहा है, कंज्यूम कर रहा है, उसको खा रहा है। तो उसको कंज्यूम करने के लिए इस बैक्टीरिया को क्या चाहिए होती है, ऑक्सीजन भी चाहिए होती है। बात समझ में आ रही है ना। तो कितना ऑक्सीजन चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, ठीक है, बैक्टीरिया को कितना ऑक्सीजन चाहिए इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए, उसी को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। क्लियर, इतना समझ में आया। अब एक एग्जांपल से इसको समझते हैं। देखो यहाँ पे सीवेज जो है, यहाँ पे ये सीवेज है और यहाँ पे ये सीवेज है। ठीक है, ये वाला जो सीवेज है, इस सीवेज के अंदर जो ऑर्गेनिक मैटर है वो ज्यादा है। ठीक है, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है, मतलब ज्यादा गंदगी है यहाँ पे। तो इस ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। समझ रहे हो ना, ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर है तो इस ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, ज्यादा ऑक्सीजन डिमांड है, उसको ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए। इसका मतलब बीओडी क्या है, ज्यादा। समझ में आया, यहाँ पे बीओडी क्या है, ज्यादा है। ठीक है, इस केस में देखो, दूसरे वाले केस में जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो कम है, मतलब यहाँ पे जो गंदगी है वो कम है। ठीक है, अब इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कौन कंज्यूम कर रहा है, एरोबिक बैक्टीरिया। और एरोबिक बैक्टीरिया को ये काम करने के लिए क्या चाहिए, ऑक्सीजन।
बट यहाँ पे ऑर्गेनिक मैटर तो कम है, तो ऑक्सीजन की डिमांड भी कम होगी, कम ऑक्सीजन चाहिए होगी, तो बीओडी भी क्या होगी, कम। तो इससे हम क्या समझे, हम समझे अगर ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर मतलब ज्यादा गंदगी मतलब ज्यादा बीओडी, और कम ऑर्गेनिक मैटर मतलब कम गंदगी मतलब बीओडी भी कम। ठीक है, क्लियर है। चलो अब आगे पढ़ते हैं। तो in the chapter on microorganisms you have read about the relation between BOD, microorganism and the amount of biodegradable matter। तो ये चीज हमने वहां भी पढ़ी थी। चलो अब एक बार एक फिगर है उसको देख लेते हैं। फिगर 16.3 shows some of the changes that one may notice following discharge of sewage into a water। अब देखो क्या हुआ यहाँ पे किसी ने क्या किया, जो सीवेज है ना उसको रिवर में डाल दिया, तो वो यहाँ पे ना एक चेंज नोटिस करेगा। ठीक है, वो क्या चेंज होगा अभी हम देखते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व इन बायोडिग्रेडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर in the receiving water bodies consume a lot of oxygen, and as a result there is a sharp decline in dissolved oxygen डाउनस्ट्रीम फ्रॉम द पॉइंट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज। अब आप इस बात को समझो कि सीवेज क्यों हमारे लिए नुकसानदायक है। ठीक है, समझते हैं इसको। मान लो ये हमारे पास क्या है, कोई भी घर है मान लो, या कोई इंडस्ट्री है, वहां से हमने सीवेज को कहां डाल दिया, सीधे। ठीक है, सीवेज को हमने डाल दिया किसमें, रिवर में। ठीक है, रिवर में डाल दिया। अब रिवर के अंदर क्या आ चुका है, सीवेज आ चुका है। समझना बात को है, सीवेज आ चुका है मतलब क्या आ चुका है रिवर में, इसमें आ चुका है बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। ठीक है, काफी सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर जो है वो सीवेज के थ्रू रिवर में आ चुका है। अब यहाँ पे वो जो बैक्टीरिया हैं, वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे। बट उनको क्या चाहिए होगी, क्योंकि यहाँ पे जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत ज्यादा है, तो इस बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए बैक्टीरिया को बहुत ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब बीओडी यहाँ पे बहुत ज्यादा है। और ऑक्सीजन वो कहाँ से लेगा, वो रिवर से ही लेगा ऑक्सीजन जो डिजोल्व फॉर्म में, जिससे क्या होगा, रिवर में जो ऑक्सीजन है उसका अमाउंट कम होना शुरू हो जाएगा। अब जब ऑक्सीजन कम हो जाएगी तो वहां पे जो फिश हैं या जो अदर एक्वेटिक क्रिएचर्स हैं उनकी मोर्टेलिटी होगी, मतलब उनकी डेथ हो जाएगी। तो ये है इंपॉर्टेंट बात ना, यहाँ पे हमें समझना ये था कि हमारे लिए जो सीवेज है वो क्यों इतना नुकसानदायक है। बात समझ में आ गई। ठीक है, इसीलिए क्या बोलते हैं, जो सीवेज है ना उसको घरों से सीधे नदी में नहीं डालना चाहिए, उसको पहले ट्रीट करना चाहिए सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में। क्लियर। चल अब आगे पढ़ते हैं, वो फिगर देख लेते हैं 16.3। अब हम देखेंगे फिगर 16.3। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, यहाँ पे हमें देखना है इफेक्ट ऑफ सीवेज डिस्चार्ज ऑन सम इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिवर। जब हमने सीवेज को डिस्चार्ज किया रिवर में, तो उससे रिवर की कैरेक्टरिस्टिक में क्या चेंजेस आए, क्या इफेक्ट आया, ये हम देखेंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे दे रखी है कंसंट्रेशन और यहाँ पे दे रखा है सीवेज डिस्चार्ज। तो इस पॉइंट पे हमने क्या किया, सीवेज को डिस्चार्ज कर दिया, सीवेज को डाल दिया कहां, रिवर में। अब समझना, ठीक है, शुरू में देखेंगे हम, शुरू का जो इफेक्ट होगा। शुरू में हमने क्या किया, जो सीवेज है, ठीक है, उसको हमने कहां डाल दिया, रिवर में। तो इससे क्या होगा, रिवर के अंदर बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर आ जाएगा, क्योंकि सीवेज में क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है, और इसको हमने रिवर में डाल दिया तो रिवर में ये आ गया बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर। क्लियर है, इतना समझ में आया। ठीक है, अब यहां पे क्या होगा, जो एरोबिक बैक्टीरिया है, एरोबिक बैक्टीरिया वो क्या करेंगे, इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करेंगे, ये हमें पता है। और जब ये बैक्टीरिया बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम कर रहा है, तो उस टाइम पे इनको क्या चाहिए, बहुत सारी ऑक्सीजन भी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है, तो यहां पे शुरुआत में देखो क्या हुआ, अब इस कंसेप्ट को यहां पे लेके आते हैं। यहां पे देखो क्या हुआ, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर शुरू में बहुत ज्यादा है, ठीक है, क्योंकि सीवेज हमने अभी अभी डाला है रिवर में। अब इस बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर को डिस्ट्रॉय करने के लिए बैक्टीरिया को क्या चाहिए, बहुत सारी ऑक्सीजन चाहिए। मतलब इस पॉइंट पे जो बीओडी है उसका अमाउंट ज्यादा होगा, डिमांड ज्यादा होगी ऑक्सीजन की। ठीक है, तो यहां पे ज्यादा है, देखो बीओडी। ठीक है, समझ में आया, बीओडी ज्यादा है और बैक्टीरिया बहुत ज्यादा ऑक्सीजन को कंज्यूम कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है। तो इस केस में क्या होगा,
बैक्टीरिया बहुत सारी ऑक्सीजन ले लेगा रिवर से, जिससे रिवर में क्या होगा, जो डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन है वो बहुत कम हो जाएगी। आ गया समझ में? ठीक है। और इस कम ऑक्सीजन की वजह से ही क्या होगा, जो फिश है ना वो डिसअपेयर होना शुरू हो जाएगी, मतलब वो खत्म होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि ऑक्सीजन मिलेगी नहीं उन्हें। अब आगे देखो धीरे धीरे क्या होगा। धीरे धीरे जब हम आगे बढ़ेंगे तो जो बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है उसका अमाउंट कम होना शुरू होगा, क्योंकि बैक्टीरिया उसको कंज्यूम कर रहा है। तो जैसे जैसे बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर का अमाउंट कम होगा तो बैक्टीरिया को भी उसी हिसाब से कम ऑक्सीजन चाहिए होगी, है ना। कम ऑक्सीजन चाहिए होगी, मतलब जो बीओडी है, बायो केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, वो भी कम होनी शुरू हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे कम होनी शुरू हो गई बीओडी। ठीक है। अब बीओडी कम होनी शुरू हो गई, मतलब बैक्टीरिया अब कम ऑक्सीजन ले रहा है रिवर से। तो फिर क्या होगा, रिवर में ऑक्सीजन का अमाउंट फिर से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, कंफ्यूज तो नहीं कर रहा ना मैं? तो ये हो गया यहाँ पे है। तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बायो डिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर है वो बहुत कम हो जाएगा, जिससे ऑक्सीजन का जो रिक्वायरमेंट है बैक्टीरिया को वो भी बहुत कम हो जाएगी, जिससे जो बीओडी है वो बहुत ही कम हो जाएगा। ठीक है। और डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन क्या है, काफी ज्यादा अब रिवर के अंदर आ जाएगी। समझ में आया? तो इससे हम क्या समझे कि जो सीवेज रहता है, सीवेज, ठीक है, सीवेज में बीओडी अभी ज्यादा है। ठीक है, सीवेज में बीओडी ज्यादा है, मतलब आप समझ रहे हो ना, सीवेज में बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर ज्यादा है। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, ऑक्सीजन ज्यादा चाहिए, मतलब शुरू में बीओडी ज्यादा है। तो हम सीवेज को तब तक ट्रीट करते हैं जब तक कि उसका बीओडी कम नहीं हो जाता। ठीक है ना, जब तक कि उसका बीओडी कम नहीं हो जाता। तो अगर आपको बीओडी कम मिल रहा है तो इसका मतलब क्या है, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर भी कम हो चुका है, मतलब साफ हो चुका है अब पानी, और अब उसको नदी में डाल दिया जाता है। ठीक है। तो ये डायरेक्शन ऑफ फ्लो अभी हमने यहाँ पे देखा। अब धीरे धीरे जब ऑक्सीजन का अमाउंट बढ़ना शुरू हो गया तो क्या होगा, रीअपेयरेंस ऑफ क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म। जो यहाँ पे क्लीन वाटर ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रॉय हो गए थे, खत्म हो गए थे, वो अब यहाँ पे फिर से रीअपेयर हो गए, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन फिर से बढ़ चुकी है। ठीक है। तो ये है इस फिगर में दिया हुआ। Presence of large amounts of nutrients in water also causes excessive growth of planktonic free floating algae called an algal bloom. अब इस बात को समझते हैं। देखो ये वाटर है, ठीक है, इस वाटर के अंदर क्या है, न्यूट्रिएंट्स बहुत ज्यादा है। ठीक है। और अगर हम इस वाटर को अपने किसी उसमें डाल देंगे, किसमें, वाटर बॉडी में, ठीक है, वाटर बॉडीज में डाल देंगे, तो क्या होगा, वाटर बॉडीज के अंदर बहुत सारा न्यूट्रिएंट्स आ जाएगा। ठीक है। और इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके, ठीक है ना, इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करके जो प्लांट्स हैं, जो वाटर प्लांट्स हैं, वो बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। तो इससे क्या होगा, इससे होगा ये कि जो वाटर बॉडीज है ना वहां पे बहुत सारे प्लांट्स हो जाएंगे। ठीक है, इसको समझना। देखो यहाँ पे क्या बोला उसने, अगर लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होंगे वाटर के अंदर, जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया, तो इससे क्या होगा, जो वहां पे फ्री फ्लोटिंग एल्गी है ना वो इन न्यूट्रिएंट्स को कंज्यूम करेंगे और बहुत तेजी से ग्रो करेंगे। ठीक है, बहुत तेजी से ग्रो करेंगे, और इसको बोलते हैं एल्गल ब्लूम, मतलब एल्गी जो है वो बहुत तेजी से ग्रो कर गया वाटर बॉडीज के ऊपर। विच इम्पार्ट अ डिस्टिंक्ट कलर टू द वाटर बॉडीज। तो वाटर बॉडीज के ऊपर क्या हो जाता है ना, अजीब सा कलर जो है वो वहां पे प्रेजेंस दिखाता है, क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एल्गी डेवलप हो चुका है। एल्गल ब्लूम कॉजेज डिट्रियोरेशन ऑफ वाटर क्वालिटी। डिट्रियोरेशन का मतलब क्या होता है कि क्वालिटी जो है वो खराब कर देता है, कौन, एल्गल ब्लूम। ठीक है। और फिश की मोर्टेलिटी भी यहाँ पे हो जाती है, फिश जो है वो मरना शुरू हो जाती है। सम ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक टू ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स। और ये जो कुछ जो ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी होती है ना, ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक भी होती है ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स के लिए। ब्लूम फॉर्मिंग एल्गी समझ रहे हो ना, जो एल्गी बहुत तेजी से ग्रो कर जाती है वाटर बॉडीज में। ठीक है, देखो जैसे इस फिगर में दिखा भी रखा है, ये पूरा यहाँ पे अल्गल ब्लूम डेवलप हो चुका है। ठीक है, ये अल्गल ब्लूम डेवलप हो चुका है। क्यों? क्योंकि इस पानी में न्यूट्रिशन बहुत सारा था, तो उस न्यूट्रिशन को लेके ये बहुत तेजी से ग्रो कर गए। यू मे हैव सीन द ब्यूटीफुल मॉव कलर्ड फ्लावर। मॉव मतलब होता है पेल पर्पल कलर। ठीक है, तो पेल पर्पल कलर के जो फ्लावर्स होते हैं
फाउंड ऑन वेरी appealingly shaped floating plants in water bodies। तो कभी कभी आपने देखा भी होगा ऐसे कलर के फ्लोटिंग प्लांट्स वाटर बॉडीज के ऊपर। These plants which were introduced into India for their lovely flowers। इन प्लांट्स को इंडिया में इसलिए लाया गया था क्योंकि इनके जो फ्लावर्स है ना बहुत अच्छे दिखते थे। Have causes havoc by their excessive growth by causing blocks in our waterways। तो ये जो प्लांट्स है ना, इन प्लांट्स को इंडिया में इसलिए लाया था कि क्योंकि इनके फ्लावर्स बहुत अच्छे थे, बट लेकिन इन्होंने तो क्या कर दिया यहाँ पे, हैवॉक कर दिया। हैवॉक का मतलब होता है तबाही मचा दी, क्योंकि ये ना इतनी तेजी से ग्रो करे पानी में, इतनी तेजी से ग्रो करे कि इन्होंने वाटर का जो फ्लो है ना उसको रोक दिया। समझ रहे हो ना बात को? दे ग्रो फास्टर देन आवर एबिलिटी टू रिमूव देम। तो ये जो प्लांट्स हैं ये इतनी तेजी से ग्रो करे कि इनको जितना हम रिमूव करें उससे ज्यादा ग्रो कर जा रहे थे। These are plants of water hyacinth। तो हम बात कर रहे थे वाटर हाइसिंथ की। इसका आपने नाम पहले भी सुना होगा, जिसको इकॉर्निया क्रेसिबस भी बोलते हैं और इसको टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं। ठीक है। द वर्ल्ड मोस्ट प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड। तो ये सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक एक्वेटिक वीड है, पानी में रहने वाली जो वीड है वो ये है, क्योंकि ये इतनी तेजी से फैल जाती है कि जो वाटर का फ्लो है उसको रोक देती है, तो पानी वहां पे खराब हो जाता है। ठीक है। ऑल्सो कॉल्ड टेरर ऑफ बंगाल। ठीक है। दे ग्रो abundantly in eutrophied water bodies। अब what is eutrophied water bodies? ऐसी बॉडीज जिनके अंदर ना हाई अमाउंट में इनऑर्गेनिक प्लांट न्यूट्रिशन होता है। ठीक है, मैं बता रहा हूं। जैसे वाटर है, ठीक है, वाटर बॉडी है। इस वाटर बॉडी में क्या होगा, इस वाटर बॉडी में बहुत सारा न्यूट्रिशन है। ठीक है, अभी हमने देखा भी था ऊपर, न्यूट्रिशन बहुत सारा होगा तो क्या होगा, जो प्लांट्स हैं वो इस न्यूट्रिशन को कंज्यूम करेंगे और बहुत तेजी से ग्रो कर जाएंगे। तो यूट्रोफिक वाटर बॉडीज कौन सी होती हैं? ऐसी वाटर बॉडीज जिसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन रहता है। तो ये न्यूट्रिशन आता कहां से है एक्चुअल में? ये इनऑर्गेनिक न्यूट्रिशन आता है जो इफ्लुएंट्स निकलते हैं ना इंडस्ट्रीज से, उनमें रहता है बहुत सारा। ठीक है। तो दे ग्रो एबिडेंटली इन यूट्रिफाइड वाटर बॉडीज एंड लीड टू अन इम्बैलेंस इन द इकोसिस्टम डायनामिक्स ऑफ वाटर बॉडीज। तो जो वाटर बॉडीज का इकोसिस्टम है वो पूरा गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि इस यूट्रोफाइड वाटर बॉडीज के अंदर जो ये टेरर ऑफ बंगाल वाला प्लांट है ना, ये बहुत तेजी से ग्रो कर जाता है, और ग्रो करने से क्या होता है कि ये ऑक्सीजन कंज्यूम कर लेता है उस वाटर की, और वहां पे जो मछलियां हैं वो मर जाती हैं। ठीक है। Sewage from our homes as well as from the hospitals are likely to contain many undesirable pathogenic microorganisms। तो जो सीवेज हम हॉस्पिटल से छोड़ते हैं या फिर जो घरों का जो रहता है सीवेज, उसमें क्या रहता है, बहुत सारे अनडिजायरेबल पैथोजेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। पैथोजेंस क्या होते हैं? पैथोजेंस होते हैं डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है। तो ये पैथोजन जो है वो उस पानी में प्रेजेंट होते हैं, सीवेज में प्रेजेंट होते हैं। And its disposal into a water without proper treatment may causes outbreak of serious disease। अब सोचो, ये जो हॉस्पिटल से निकलने वाला वेस्ट है, इसको हम डायरेक्टली नदियों में डाल देंगे तो क्या होगा, वहां पे बीमारी वाले बैक्टीरियाज आ जाएंगे या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो आ जाएंगे, जिससे क्या हो सकता है, बीमारी फैल सकती है, सच एज डिसेंट्री, टाइफॉइड, जॉन्डिस और कोलेरा, ये सब फैल सकती है। ठीक है। Unlike domestic sewage, wastewater from industries like petroleum, paper manufacturing, metal extraction and processing and chemical manufacturing। तो उसने क्या बोला, डोमेस्टिक सीवेज के अलावा इंडस्ट्रीज से भी तो कुछ वेस्ट निकलेगा ना, जैसे कि इन सारी इंडस्ट्रीज से। ऑफन कंटेन टॉक्सिक सब्सटेंस। तो ये जो वेस्ट इंडस्ट्रीज से निकल रहा है ना, उसमें बहुत सारा टॉक्सिक सब्सटेंस होता है। नोटेबली हैवी मेटल्स होते हैं इसमें, डिफाइन एज एलिमेंट विद डेंसिटी मोर देन 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो हैवी मेटल्स कौन से हैं? जिनकी डेंसिटी 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब से ज्यादा होती है, जैसे कि मरकरी, कैडमियम, कॉपर, लेड। ठीक है। एंड अ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहां पे प्रेजेंट रहते हैं? हमारे इंडस्ट्री से निकलने वाले वेस्ट में। ठीक है। अब आगे का जो टॉपिक है ना, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि बायोमैग्निफिकेशन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, समझाने वाला टॉपिक है, और अभी वीडियो शायद काफी बड़ी बन चुकी है। ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं इसको। ओके, थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। और यार मुझे ना कोई ऐसे मेथड्स, मतलब कुछ आप थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट के लिए मुझे बताइए कि व्यूज वगैरह तो आ नहीं रहे, आपको पता है, तो व्यूज कैसे आ सकते हैं, क्या ऐसा करें कि चैनल पे व्यूज थोड़े से बढ़े। ठीक है। तो इंतजार रहेगा आपके सजेशंस का, एंड थैंक यू सो मच एनसीईआरटी ज्ञान को सपोर्ट करने के लिए। बाय बाय।